कक्षा 11 राजनीति विज्ञान के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपसे चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन, जिसे हम स्थानीय सरकार भी कह सकते हैं, उसके बारे में विशद चर्चा करेंगे। अध्याय 8 स्थानीय शासन। पहले की तरह जैसे हम परिचय की बात करते हैं किसी भी अध्याय पर और उनके बिंदुओं पर चर्चा होती है कि उस अध्याय में हम किन किन प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख लें, सबसे पहले आप जब परिचय में आएंगे तो देखें आप केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं। लोकतंत्र आप जानते ही हैं, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन ही लोकतंत्र है। यह बात पहले भी बताई जा चुकी है। अब आप देखें, केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफ़ी नहीं है। दो शब्द आते हैं इसमें, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण। तो जब लोकतंत्र की बात आती है तो वहाँ पर हम विकेंद्रीकरण की चर्चा जरूर करें और उसे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार पर जब भी हम बात करेंगे तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर प्राथमिकता देने की बात आती ही है। लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। आप देख लें, स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का भी अध्ययन करेंगे। स्थानीय सरकार का क्या महत्व है, उसे स्वतंत्र रूप से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप यह भी जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, नंबर 1, और नंबर 2, संविधान के 73वें और 74वें संविधान के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। जब हम स्थानीय निकाय या पंचायतों की बात करते हैं तो विद्यार्थी इस बात का ख्याल रखें कि उसमें संविधान 73वें और 74वें का विशेष महत्व है। आगे उस पर हम चर्चा करेंगे। स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 3 प्रमुख बिंदु आपके सामने रखे गए कि स्थानीय निकायों का महत्व, 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन, स्थानीय शासकीय निकायों के काम। अब स्थानीय सरकार क्यों? एक उदाहरण यहाँ पे आपको दिया जाता है कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है और लोगों का विश्वास अपनी संघीय सरकार या प्रांतीय सरकारों के प्रति कैसे और दृढ़ होता है। इतना ही नहीं, जब जनता को प्रतिनिधित्व करने का मौका ग्राम पंचायत स्तर से ही मिलना प्रारंभ होता है तो इससे वे अपनी योजनाएं खुद बनाने में सफल होने लगते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसका यह होता है कि लोगों को या लोगों के मन में जो आशंकाएं होती हैं वह दूर होती हैं। अपेक्षाओं को वह पूरा करने में खुद धीरे धीरे समर्थ होने लगते हैं। एक उदाहरण यहाँ पर मध्य प्रदेश के सीहोर जिला का। गीता राठौड़ इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने
अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। गीता ने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाबों को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़क बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाले घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने, अपने गांव में वन जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। सफल महिला की ऐसी ही एक कहानी और है, तमिलनाडु की। गांव बेंगेवसल की सरपंच थी। 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन बेंगेवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देश पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने बेंगेवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कराएं। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज ठहराया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। आप समझ सकते हैं कितना अधिकार है पंचायत के पास। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी है। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं। आगे देखें आप, गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारगर और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्चे में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। बेगेवसल गांव की ज़मीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी ज़मीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी।
लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है। बेगेवसल का ग्राम पंचायत ने अपनी ज़मीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है, क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार, आम जनता का इन सवालों से ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत बनाने के समान है। कहाँ पहुँचे क्या समझे। स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे। अभी जो उदाहरण दिए गए, तमिलनाडु सरकार को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था, इन दोनों तथ्यों पर आपस में विमर्श किया जाना चाहिए, जिससे तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और तथ्यों की अधिकृत जानकारी भी होती है। भारत में स्थानीय शासन का विकास। आइए इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायतों की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। ध्यान रखेंगे, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय थे। कौन था? लॉर्ड रिपन। उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद यह प्रवृत्ति जारी रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए।
ताकि यह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ थीं। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी। हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन था कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। यह जोर देकर इस शब्द की बात की जा रही है, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अभिप्राय किसी केंद्र की तरफ से कोई शक्ति या किसी बात का विस्तार किया जाना, फैलाव किया जाना, जबकि विकेंद्रीकरण में फैली हुई चीज़ों को एकत्रित करके ताकत। विकेंद्रीकरण जनता जिसमें सब कुछ होती। यहाँ पर देखिए आप, महात्मा गांधी का एक कथन, भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए, अर्थात ग्राम स्तर से। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों में खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांव से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। ये महात्मा गांधी का कथन है। आगे देखिए आप, जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। फिर से देखें आप, स्थानीय शासन का विषय स्थानीय शासन, स्थानीय सरकार। अभिप्राय ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर महापालिका, ये क्या है? स्थानीय शासन है। इसे विद्यार्थी बखूबी समझेंगे। यह किसके अंतर्गत रख दिया गया? प्रदेशों के, प्रांतों के अधीन। जो आप अभी पिछले अध्याय में सूचियों के संदर्भ में आपने पढ़ा था, राज्य सूची, वह समस्त विषय प्रदेशों के अंतर्गत था और स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले। जैसा कि आपने पिछले अध्याय 2 में पढ़ा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालतीवाद के दायरे में नहीं आता। इसकी प्रकृति प्रधानतः सलाह मशविरे की है। यहाँ आप समझ लें, अदालतीवाद का अभिप्राय राज्य के नीतिनिर्देशक सिद्धांतों के बारे में, अर्थात यह बाध्यकारी नहीं है कि प्रांतीय सरकारें इसे या संघीय सरकारें इसको लागू ही करें। प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी। इसलिए इसको कहा गया कि अदालतीवाद के दायरे में नहीं आती। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मामले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहली बात तो यह कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज़ उठ रही थी। उनका कहना था कि भारत ग्रामीण में जातिवाद और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में
यह उद्देश्य ही मटियामेट हो जाएगा। दोनों विचारधाराएं, सत्ता के विकेंद्रीकरण की और गांव में अशिक्षा और जो भेदभाव था, इन दोनों के किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की भी गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी और अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक न हो। यहाँ देखें आप, अनंत शयनम अयंगर संविधान सभा के वाद विवाद में क्या कहते हैं? लोकतंत्र के हक में गांवों को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहाँ शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हों। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार, प्रारंभ में विषय बिंदुओं के संदर्भ में बताया गया था कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला नाम आता है इस सिलसिले में। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश, मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सकें। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश और केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। कहाँ तक पहुँचे और क्या समझे? विद्यार्थियों के लिए नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थीं? इस पर चर्चा करेंगे विद्यार्थी। 1992 से पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या था? 1960-1970 के दशक में किन प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्थापना हुई? अब आप देखें, जो सत्ता के विकेंद्रीकरण या स्थानीय शासन या स्थानीय सरकारों को और मजबूती प्रदान करने में योगदान रहा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन का। 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई।
इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना, पूरे देश में इसके कामकाज और बनावट में एकरूपता लाना। देखिए आप दूसरी तरफ अन्य देशों में इसकी स्थिति क्या है। ब्राज़ील के संविधान में प्रांत, संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। और आगे देखिए आप, 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। देख सकते हैं आप, दो संशोधन, 73वां जो गांव के स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार से, और 74वां शहरी स्थानीय शासन या स्थानीय सरकार से। 73वां गांव और 74वां शहरी। 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुए। स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में इसी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों में इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 73वां संशोधन। आइए हम 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज में आए बदलावों की जांच करें। त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय बनावट या त्रिस्तरीय पंचायत। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थियों के मन में जो प्रश्न उठ सकते थे उनके बारे में, जैसे ऊपर की बात थी, जब सभी राजनीतिक दलों और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गांव में भी मौजूद गुटबाजी से लोग इतना डरते क्यों हैं? जो कुछ लोगों ने तर्क दिया था कि इतना अधिकार देने से गांव में विकास की बजाय विवाद की स्थिति बनेगी, उस पर विद्यार्थियों के मन में जो सवाल आ सकते हैं, उस पर वह टिप्पणी थी। आगे देखिए आप, यहाँ पर यदि मैं इस बात को ठीक समझा है तो मेरे जानते केंद्र ने प्रदेशों को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूर किया। ये अपने आप में मज़ेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण तो अपनाते हैं, लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज़्यादा गांव आते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का है, जिसे खंड या तालुका भी कहा जाता है, ब्लॉक भी बोलते हैं। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपर पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है।
संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। वयस्क व्यक्ति, मतदाता की वयस्क 18 वर्ष जो पूरा कर चुका हो। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। चुनाव देखें आप। पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। प्रदेश की सरकार 5 साल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण, आगे पढ़ें तब तक यह जो मन में आती है बात विद्यार्थियों के, क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का काम करती है? क्या ग्राम सभा सचमुच नियमित रूप से बैठती है? सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायत निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे। पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। आरक्षण पे आप आ जाएं। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यह आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण। ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। 2 बातें प्रमुख रूप से आई, विद्यार्थी उसको समझ लें। एक त्रिस्तरीय पंचायत, जिसमें ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय पंचायत नंबर 1। और नंबर 2, जो राज्य सूची में मसले हैं उनको स्थानीय निकायों के हवाले करना है। यह और आप देखें अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों
पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान करती है। आप देख लें 11वीं सूची में दर्ज वो विषय कौन कौन से हैं। कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल हैं, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल हैं, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इतने विषय जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करना था। सिर्फ राज्य सूची के विषयों को ही क्यों हस्तांतरित किया गया? हम केंद्र सूची में संघ सूची दर्ज विषयों को क्यों हस्तांतरित नहीं कर सकते? इस पर विद्यार्थी आपस में चर्चा करेंगे। और जिन लोगों ने उसको भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। 1996 में अलग से एक अधिनियम बना। पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल, जल जोड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस एक्ट के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना, आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगत बैठती है। हम राज्य चुनाव आयुक्त या चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन के शेष भाग को अगले भाग में आपके सामने फिर से लेकर हाजिर होंगे। चैप्टर नंबर 8 स्थानीय शासन भाग प्रथम।